Yeah, good morning everyone. This is the continuation video of acid, bases and salt. First of all, I would like to discuss hydrogen ion which are produced by an acid when acid is combined with water molecule. आपको already मैंने बताया था H positive plus H2O it gives you H3O negative. ये ध्यान रखना. अब इसके अलावा दो रिएक्शन हो रहा है. What will happen if HCl hydrochloric acid will react with water? तो बेटा ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O नेगेटिव बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है यानी कि Cl माइनस बनाता है. और यही अगर सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि वाटर, आप सभी को पता है सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा अगर सल्फ्यूरिक एसिड जो है वाटर से रिएक्ट करेगा. अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो फिर से हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O नेगेटिव बनेगा और सल्फेट आयन अलग हो जाएगा, SO4 नेगेटिव अलग हो जाएगा. तो इतना क्लियर है, जब भी कोई एसिड वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन आयंस का वो ही एसिड को एसिडिक बिहेवियर शो करता है, राइट. अब इसके अलावा है कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वस स्टेट में अपनी, मतलब जब उनमें वाटर ऐड किया जाता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने को अपने में से, क्योंकि जो डिसोसिएशन होगा हाइड्रोजन आयन का, ये अगर आप नोट्स में देखना चाहें तो नोट्स में से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, राइट. हाइड्रोजन आयन जो है एक्वस सॉल्यूशन में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना. और ड्राई एसिड सच एज ड्राई HCl, अगर आप ड्राई HCl में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराना चाहोगे तो कंडक्ट नहीं हो पाएगी. तो मतलब कहने का मतलब है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या ड्राई एसिड जो है या कोई भी सिंपल एसिड ड्राई जो फॉर्म में हो, ड्राई एसिड जो है वो कलर चेंज ब्लू लिटमस का नहीं कर पाएगा रेड में. अगर या मतलब उस केस में या तो मॉइस्ट होना चाहिए लिटमस पेपर, ये ध्यान रखना. मतलब वाटर इज एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, मेरा कहने का मतलब है. अब मैं रीड कर देता हूँ, यहाँ नोट्स में लिखा है अ ड्राई एसिड सच एज ड्राई HCl doesn't change the color of blue litmus paper to red because a dry acid doesn't dissociate hydrogen ion. क्योंकि कोई भी जो ड्राई एसिड है वो डिसोशिएट यानी कि ब्रेकअप नहीं हो पाएगा हाइड्रोजन आयंस में. इसी वजह से जो मॉइस्ट लिटमस पेपर होता है वो यूज़ किया जाता है ताकि ये चेक करने के लिए कि कोई भी गिवन सब्सटेंस जो है वो हमारा एसिडिक है या बेसिक करेक्टर है, ठीक है ना. तो अगर आप किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को टेस्ट करना चाहते हो ड्राई लिटमस पेपर के साथ तो नहीं कर पाओगे. उसके लिए आपको मॉइस्ट समझते हो ना, थोड़ा सा पानी होना चाहिए उसके अंदर. मतलब वाटर इज एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ आयंस, आप ये भी कह सकते हैं. अगला टॉपिक है हमारा एसिडिक बिहेवियर ऑफ CO2 गैस. आपने ये देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी बेटा, अगर अब हम ये जानेंगे कि CO2 H2O के साथ मिलके क्या बनाएगा. आप सभी को पता है जितनी भी फिजी ड्रिंक्स आप पीते हो उनमें यही सेम रिएक्शन होती है. तभी मैं कहता हूँ सारी जो गैस फिजी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक है, चाहे वो एप्पीफायर है, कुछ भी है, उन सब में यही सेम रिएक्शन होती है. यानी कि सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक जो है वो वीक एसिड है. तभी बाबा रामदेव हमेशा कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक को एज ए टॉयलेट क्लीनर भी तुम यूज़ कर सकते हो. क्योंकि हम क्या करते हैं एज ए टॉयलेट क्लीनर, कॉन्क HCl करते हैं, हार्पिक बताया था ना, या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करते हैं. लेकिन कोल्ड ड्रिंक भी एक वीक एसिड है, ठीक है. तो ये ध्यान रखना. मतलब ये उतना इफेक्टिव तो नहीं होगा, डेफिनेटली उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि HCl और H2SO4 होगा टॉयलेट क्लीनर, लेकिन फिर भी शायद थोड़ा बहुत तो क्लीन कर ही देगा क्योंकि वीक एसिड है, राइट. तो ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी फिजी ड्रिंक्स में ये यूज़ होती है. तो याद रखना, अगर CO2 और वाटर मिलेंगे तो कार्बोनिक एसिड बनाएंगे H2CO2. साथ साथ आप नोट कर सकते हैं जो भी रिएक्शंस हैं, और ये सारी रिएक्शन कल फिर मैं पूछूंगा तो आपके टिप्स पर होनी चाहिए, राइट. अगला जो तो ये ध्यान रखना, मैं यहाँ से भी पढ़ देता हूँ क्या लिखा है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस कार्बोनिक एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. दिस कार्बोनिक एसिड डिसोशिएट हाइड्रोजन आयन एंड कार्बोनेट आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन. और ये सेम रिएक्शन है. और फर्दर अगर आप बेटा इसे ब्रेक करना चाहें, H2CO3 को अगर ब्रेक करना चाहें आर्हेनियस कंसेप्ट के द्वारा, तो ये बनेगा 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव. सभी को पता है ये वाला कंसेप्ट आर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. अब ये सिलेबस में आर्हेनियस के बारे में ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता 10th क्लास में, पर आपको पता होना चाहिए ये आर्हेनियस का ही कंसेप्ट है.
अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या ये जरूरी है कि जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं वो अधिकतर एसिड हो? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मतलब क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे? जैसे C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। गौतम आप इधर बैठ जाइए। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा, और एक दूसरा मेरे पास मिथेनॉल का फॉर्मूला है। ये मिथेनॉल है, इसे फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया था बायो लैब में जो प्रिजर्वेटिव्स रखे होते हैं, चूहे वूहे काट के रख देते हैं, राइट, वो सब फॉर्मेलिन के अंदर रखते हैं। ये सब आपको बता रखा है मैंने। ये कार्बन कंपाउंड्स में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा बेटा और भी कोई सोचो तुम्हारे नज़र में आ रहा हो? मतलब कहने का मतलब है, क्या ये भी, इनके अंदर भी हाइड्रोजन है? गौतम ध्यान दीजिए प्लीज, इनके अंदर भी हाइड्रोजन है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे? तो इसका आंसर है नो। उसका रीज़न यही है क्योंकि ये डिसोशिएट होके यानी ब्रेकअप होके H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहे। मैंने बताया ना, कोई भी कंपाउंड अगर वो एसिड है तो वो H पॉजिटिव आयन देगा डिसोशिएट यानी ब्रेकअप होके, और अगर कोई बेस है तो वो OH माइनस आयन देगा। अगर तो ऐसा हो पाता है बेटा, अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ठीक है। ये सारी रिएक्शन जो बच्चे ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उन्हें अभी हम भेज देंगे, अदरवाइज नोट्स आपके पास ही है, नोट्स में से देख सकते हो। इसके बाद अगला आता है, तो याद रखना ग्लूकोज और मिथेनॉल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव फ्री H पॉजिटिव आयंस, और आप ये भी कह सकते हैं ऑन डिसोसिएशन दे डोंट गिव H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारी एसिड की मार्बल के साथ, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मार्बल एंड एक्शेल। सभी को पता होगा एक्शेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है। सिंस मार्बल एंड एक्शेल आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल जिस पे तुमने पाँव रखा हुआ मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट ही है, ये भी चौक भी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो जो एसिड होता है, जो मार्बल के ऊपर अगर एसिड गिर जाए या एक्शेल पे गिरा दो, तो जो बबल्स होंगे किसके निकलेंगे? CO2 के निकलेंगे। रैपिड एवोल्यूशन होगी किसी गैस की, और वो गैस कौन सी होगी? CO2। तो बेटा रिएक्शन याद करो, CaCO3 अगर HCl के साथ मिक्स करेगा तो क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। बैलेंस आप खुद कर लेना, याद रखना ये कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और एसिड रेन पर आई रिमेंबर जब मैं मतलब पिछले 20 साल में मैं 3 बार आगरा ताजमहल देखने गया हूँ। एक बार तो डायनेस्टी के साथ मतलब 200 ऑड स्टूडेंट्स को हम ट्रिप पे भी लेके गए थे। तो उस समय धीरे धीरे जैसे मैं मतलब 20 साल के अंतराल में जब गया हूँ तो मैं देख रहा हूँ ये जो ताजमहल है वाइट से अब येलोइश होता जा रहा है, ठीक है ना। उसका मेन रीज़न एसिड रेन ही है। यही सेम रिएक्शन है जब CO2 वाटर के साथ मिलती है या SO2, इसके लिए मतलब 2 रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। देखो बेटा होता क्या, मैंने बताया फरीदाबाद या ये भी आगरा वगैरह ये सब इंडस्ट्रियलाइज एरिया होते हैं। तो अब आगरा के आसपास से तो ताजमहल के आसपास से बहुत सारी इंडस्ट्री हटा दी गई है, राइट, यूपी गवर्नमेंट ने, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जो सेल होती है आपको पता है, इट कम्स अंडर द वंडर्स ऑफ वर्ल्ड, राइट। ताजमहल उसे एक बार वो हुई थी, दोबारा काउंटिंग हुई थी अभी कुछ साल पहले, लोगों ने वोट दिया तो ताजमहल को ही सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, राइट। तो ताजमहल की बात करें तो उसके ऊपर जो मार्बल है वो एसिड रेन के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करके उसका जो कलर है वो मेटल क्लोराइड बनाएगा या मेटल सल्फेट बनाएगा। तो इस वजह से उसका कलर चेंज होता जा रहा है, जो संगमरमर जो मार्बल उसमें यूज़ हुआ है, राइट। तो उसके लिए ये 2 रिएक्शन है रिस्पॉन्सिबल, बेटा याद रखना। H2O अगर वाटर के साथ करता है तो कार्बोनिक एसिड बनाता है, मैंने पहले भी बताया। तो एसिड रेन में अगर पूछी जाए तो ये 2 रिएक्शन ही है। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड से करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, सल्फ्यूरस एसिड यानी कि H2SO3 बनाता है। आई बात समझ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब और अगर हमारी जो कार्स अधिकतर 90% लोग ओपन में ही कार खड़ी करता है, बहुत कम है जिनकी जो मतलब शेड वाली पार्किंग होगी, राइट, ठीक है।
लास्ट टाइम मैंने यशो के घर पर ही इतनी शेड वाली पार्किंग देखी थी। किसके? अभी जो यशो गई थी महेंद्र प्रताप जी के घर पर, उधर ही पूरी कारें ऐसे शेड में थी, राइट। लेकिन हम सब की नॉर्मल कारें हैं, हमारे यहाँ तो रहने की हमारी जगह हो जाए बहुत है, जैसे लैंड दिन ब दिन महंगा हो रहा है, ठीक है ना, तो कार्स को हम कहाँ से शेड में खड़ा करेंगे। तो ऐसी कार्स के ऊपर जब एसिड रेन गिरेगी तो ऑब्वियसली उसकी जो मेटलिक बॉडी है वो काफ़ी इफेक्ट होगी और उस पर रस्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना, और कलर भी डेफिनेटली फेड होगा, ठीक है ना। तो हमारी कार भी ताजमहल की तरह उसका कलर भी फेड होता जाएगा, ठीक है। अब हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन को वाइट ताजमहल दिखने की बजाय कैसा दिखे, येलोइश दिखे, ठीक है ना, ये है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने बड़े वो लगाए। आप भी इस बार आगरा जाएं तो देखना, पहले मथुरा आएगा, मथुरा रिफाइनरी है। रिफाइनरी में क्या होता है, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, आप सभी को पता है। और क्रूड ऑयल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, आपने 8th क्लास में पढ़ा है। उसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, वैक्स, ये सब मिलते हैं। तो मैंने भी कहीं से बात सुनी थी, मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ इस बात के बारे में, पर मथुरा जो रिफाइनरी है, रिफाइनरी एक पूरे शहर की तरह होती है। आप जाओगे ना, उसमें लगातार जो उसका बर्नर है उससे फ्यूम्स 24/7 चलने वाला काम है, ठीक है। तो उस रिफाइनरी पे मैंने सुना सुप्रीम कोर्ट ने फाइन भी लगा रखा 1 लाख रुपीज़ पर डेली के हिसाब से, ठीक है, पर डे के हिसाब से, क्योंकि उन्हें लगता है उससे जो पॉल्यूटेंट रिलीज़ हो रहे हैं उस वजह से भी ताजमहल पे काफ़ी फ़र्क। तुम ताजमहल के आसपास जाओगे ना, वहाँ तुम्हें या तो ई रिक्शाज मिलेंगे या नॉर्मल रिक्शाज मिलेंगे, उसका भी यही रीज़न है, राइट। अभी मैं रिसेंटली गया था 2 साल पहले, तो ये सब बाकी जितना गवर्नमेंट प्रिकॉशन ले सकती है ले रही है, क्योंकि ताजमहल से उन्हें कमाई बहुत होती है। बहुत फॉरेन टूरिस्ट आता है, जो भी फॉरेन टूरिस्ट कहते हैं इंडिया आता है तो वो ताजमहल ज़रूर देखने आता है, राइट। तो ये ध्यान रखना चाहिए, ओके। ये तो था ताजमहल का मार्बल जो है एसिड रेन की वजह से उसका कलर जो है वो येलोइश होता जा रहा है। अगला टॉपिक देखिए, एसिड एंड बेस एंड फायर एक्सटिंग्विशर। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, बेटा बीच में बिल्कुल मत बोलो जब वीडियोग्राफी चल रही है। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो यूज़ होते हैं किसमें, फायर एक्सटिंग्विशर में। आपको पता है कौन सी गैस रिलीज होती है फायर एक्सटिंग्विशर में? कम CO2। मान लो यहाँ पर आग लग गई और यहाँ तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर पड़ा है, तो मैं फायर एक्सटिंग्विशर को प्रेस करूँगा उसके, तो उसके नोजल में से गैस निकलेगी, वो CO2 होगी। अब वो CO2 क्या करेगी, वो बर्निंग सब्सटेंस के अराउंड एक माइल्ड ब्लैंकेट बना लेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होगी, कट हो जाएगी। एंड यू नो ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। अगर धरती पे कहीं आग लग रही है तो वो ऑक्सीजन की वजह से, अगर किसी ऐसे प्लैनेट पे जाओ जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ आग भी नहीं लग पाएगी, राइट। ये ध्यान रखना। तो क्लास ध्यान दीजिए, मेटल कार्बोनेट या मेटल, तो ये मैं इसकी रिएक्शन आपको लिख देता हूँ, एसिड एंड बेस, प्लीज नोट करते रहिए साथ साथ। ये सारी रिएक्शन नोट्स में भी है। क्लास, तो ये रिएक्शन देखिए, उसमें क्या होता है। नहीं, आपने कभी ये सोचा फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से CO2 रिलीज होती है? उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप लाइमस्टोन भी कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से ये मिलता है तो क्या बनाएगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, और ये CO2 ही वाइट कलर की गैस होती है जो लगातार निकलती है। तो मैं अब रीड कर देता हूँ, यहाँ जो लिखा है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं, और ये एसिड जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होते हैं ताकि CO2 प्रोड्यूस हो सके। एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को सेपरेट चैम्बर्स में रखा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। इमरजेंसी के टाइम पे वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, और जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो फायर के ऊपर स्प्रेड अप हो जाती है, और मैंने बताया वो एक ब्लैंकेट बना लेती है जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट जाए और आग बुझ जाती है, ठीक है। इसके अलावा एक और रिएक्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आई होप सभी को नेम पता है, काफ़ी बार अब मैंने बोल दिया। बेकिंग सोडा प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिलके क्या बनाएंगे, Na2SO4 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है बैलेंसिंग खुद कर ले प्लीज़, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो क्लास, इस वीडियो में ये सब हमने सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। थैंक यू।